तो एनाटॉमी में जिस तरह से हमने अभी प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम में कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर अब हम इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए कंपैरिजन देखते हैं जाइलम की वेसल और सीव ट्यूब्स में। तो हमें ये पता है कि जाइलम में ट्रेकीड्स और वेसल्स होती हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, और जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसलोकेशन के लिए जो कैरेक्टर काम में आता है वो है सीव ट्यूब्स। तो कंपैरिजन बिटवीन जाइलम, वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स। तो हम देखते हैं, इसमें हमने दो तरह से यहाँ पर कंपैरिजन दिखा रखा है। इसमें एनाटॉमिकल कंपैरिजन और फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन। एनाटॉमिकल कंपैरिजन जब हम देखें, जब हम किसी स्लाइड देखें वेसल की और सीव ट्यूब की, तो हम कैसे पहचान सकते हैं देखने के आधार पर कि दी हुई स्लाइड वेसल की है या सीव ट्यूब की है। वेसल मतलब वाहिका और चालनी नलिका जिसे हम कहते हैं वो सीव ट्यूब है। तो वेसल्स को जब हम देखते हैं तो इसके जो दोनों सिरे हैं वो खुले हुए होते हैं, चौड़ी होती है तो दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। सीव प्लेट्स आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ सीव ट्यूब्स। तो यहाँ पर जो दोनों सिरे हैं वो खुले नहीं होते हैं, वहाँ पर सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, जैसे छलनी होती है उस तरह की प्लेट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम सीव दिया गया है। चालनी नलिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि छलनी जैसी ये दिखाई देती है, तो इसके दोनों सिरों पर छलनी की प्लेट लगी हुई होती है। फिर हम वेसल में आए तो वेसल्स आर वाइडर, मतलब जो वाहिकाएँ वो देखने में काफ़ी चौड़ी होती हैं। सीव ट्यूब्स को हम देखें तो वो पतली होती हैं। फिर वेसल्स में दे हैव थिक रिजिड एंड लिग्निफाइड वॉल्स, मतलब इनकी जो वॉल है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है, और मोटी होने की वजह होती है कि उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन मिलता है काफ़ी मात्रा में। और सीव ट्यूब दे हैव थिन मोर एक्सटेंसिबल एंड सेलुलोजिक सेल वॉल, तो ये एकदम पतली होती हैं, इलास्टिक होती हैं, इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। और नेचर में जो सेल वॉल का है, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो इसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होता है लिग्निन का, जैसा कि हमको वेसल्स में देखने को मिलता है। फिर वेसल्स के एनाटॉमी में ही हम देखते हैं दीज हैव वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग ऑन देयर वॉल्स, तो इनकी वॉल्स पे अलग अलग प्रकार की थिकनिंग लिग्निफाइड होती हैं, और उसके आधार पर हम इनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जैसे स्पाइरल थिकनिंग हो सकती है, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग हो सकती है, पिटेड थिकनिंग हो सकती है। तो उसके आधार पर भी हम कि थिकनिंग का जो वॉल पर जो थिकनिंग हो रही है या लिग्निफिकेशन हो रहा है वो देखने में किस तरह का है, किस तरह की शेप वेसल्स को मिल रही है। तो इसलिए बहुत तरह की थिकनिंग होती है और वो इसको अलग अलग ग्रुप में बांटने के काम में आती है। और यहाँ पर क्योंकि थिकनिंग नहीं है तो इस तरह का कोई भी स्पेशल फीचर थिकनिंग के रूप में ट्यूब्स में, सीव ट्यूब्स में नहीं पाया जाता। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन। दे आर डेड व्हेन मैच्योर बट फंक्शनल, तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है सीव ट्यूब और वेसल्स में, कि जो वेसल्स हैं वाहिकाएँ जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं तो ये डेड होती हैं, लेकिन फंक्शनल होती हैं, फंक्शन करती हैं पर डेड सेल होती हैं। इसके अपोजिट जब हम सीव ट्यूब को देखते हैं तो दे आर अलाइव व्हेन मैच्योर एंड फंक्शनल, ये लिविंग सेल हैं, ये डेड नहीं होती, लिविंग सेल है मैच्योर होने पर। और ऑफ कोर्स हमें पता है इसका काम सीव ट्यूब का क्या है, तो ये फंक्शनल है। फिर वेसल्स दे आर परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ पर जो इनका नेचर है ये परमिएबल नेचर है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए ही ये परमिएबल रहती हैं। ऑन
ऑन दी अदर हैंड अगर हम सीव ट्यूब देखें तो दीज आर सेमी परमिएबल इन नेचर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का करेक्टर होता है सेमी परमिएबल, तो ये जो है वो तो परमिएबल है वेसल, लेकिन क्योंकि डेड सेल है इसलिए परमिएबल है। ये नेचर तो लिविंग सेल में ही हमें मिलता है सेमी परमिएबल, तो सेमी परमिएबल नेचर इसलिए सीव ट्यूब का है क्योंकि ये लिविंग सेल है, डेड नहीं है। दे हैव लो सैप कंसंट्रेशन। तो जो सैप सेल के अंदर क्योंकि डेड सेल है तो नेचुरली उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और ये चूँकि लिविंग सेल है तो इसका जो सैप है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इसका जो ऑप्टिकल प्रेशर है वो 15 to 35 एटमॉस्फेयर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम देखते हैं, क्योंकि लिविंग है तो उसकी कंसंट्रेशन सैप जो सेल में भरा हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म वो हाई होता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्योंकि डेड सेल है इसलिए टर्गर प्रेशर यहाँ नहीं होता वेसल्स के अंदर, और ये टर्जिडिटी शो करती हैं क्योंकि लिविंग है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने देखा ये काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट फीचर है वेसल्स का, दे आर पार्शली कोलैप्स्ड व्हेन फंक्शनिंग। क्योंकि बहुत चौड़ी होती हैं तो जिस समय फंक्शन कर रही होती हैं तो थोड़ा सा जो इनका चौड़ाई है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है जिस समय फंक्शन। हमें पता है जाइलम का काम वाटर को ट्रांसफ़र करना है, तो जब वाटर इससे फ्लो होता है उस समय थोड़ा सा ये कोलैप्स या सिकुड़ सी जाती है। और सीव ट्यूब को देखें तो दे आर डिस्टेंडेड बाय प्रेशर व्हेन फंक्शनिंग। ये तो वैसे ही बहुत पतली और छोटी होती हैं, चौड़ाई कम होती है, तो जिस समय इसमें से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है तो और जैसे लिखा था इलास्टिक होती है, तो प्रेशर की वजह से ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है जिस समय इसका फंक्शन होता है, जब ये ट्रांसलोकेट करती है खाने को। वेसल्स दे एब्जॉर्ब वाटर और एयर व्हेन कट। अगर वेसल को बीच में से काटा जाए तो वो या तो पानी को, क्योंकि उस वैक्यूम होता है, डेड सेल है, तो वो या तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है जो भी बाहर प्रेजेंट है, या एयर है तो उसको भी ये एब्जॉर्ब कर सकती है। और उसके अलग क्योंकि ये लिविंग सेल है तो जब हम सेल को काटेंगे इसकी सीव ट्यूब को, तो इसमें से सेल सैप जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकल के आता है। तो बहुत डिफरेंस है, ये वैक्यूम है तो पानी और एयर जो भी होगा वेसल्स एब्जॉर्ब करेगी, और यहाँ से बाहर निकलेगा सेल सैप, ये सेल क्योंकि लिविंग है। तो काफ़ी अंतर हैं जिससे हम इन दोनों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। दे ट्रांसलोकेट बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्योंकि परमिएबल हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, तो हमें पता है कि जाइलम पानी और मिनरल्स दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही ट्रांसपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पर केवल सॉल्यूट ही ट्रांसपोर्ट होता है, जो सीव ट्यूब में फ्लोएम है उसका काम केवल संचित भोजन है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसको ट्रांसलोकेट करने का होता है, तो केवल सॉल्यूट ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। और वेसल में देयर ट्रांसलोकेशन स्पीड इज़ अप टू 75 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि पानी है तो उसकी स्पीड नेचुरली ज़्यादा होगी, तो 1 मिनट में 75 सेंटीमीटर तक ये पानी को पेड़ में ट्रांसलोकेट कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि यहाँ पर सॉलिड मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होता है, और जो सीव ट्यूब है ये पतली भी होती है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसलोकेशन की जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट ही होती है। और ये मैक्सिमम स्पीड है प्लांट के अंदर कि ट्रांसलोकेशन का जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर प्लांट में 1 मिनट में हो सकती है। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, यहाँ 75 है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों करेक्टर्स एनाटॉमिकल एज वेल एज़ फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स को देख करके हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो हम मटेरियल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो वेसल से रिलेटेड है या फिर प्लांट के सीव ट्यूब से रिलेटेड है। तो ये हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट की वेसल्स और सीव ट्यूब, वाहिका और चालनी नलिका के अंदर डिफरेंस देखा। थैंक यू।